इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी बुक कृतिका। इसका पढ़ेंगे भाग 3 रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी लिखने वाले का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। क्या लिखते हैं देखो नीचे। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। कमरा क्यों सजता है? जब कोई मेहमान वगैरह आता है तब। इस तरह तो सजता नहीं है, तो ठीक है। सजा हुआ कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अंधेर उम्र के मालूम होते हैं, मतलब 50 से 70 के बीच में। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा था बैठने के लिए। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस 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 वहीं पर छोड़ दो। नौकर, बिछा दूं साहब? मतलब कुछ बिछाना था, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करोगे? परमात्मा के पास जब अकल बढ़ रही थी तो तुम पीछे देर से पहुंचे थे क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? इतना पसीना क्यों आ रहा है? नौकर, तख्त बिछाता है ही हंसते हंसते। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है। कलसों से नहाता था, मतलब क्या, बड़े बड़े भारी बर्तनों से नहाता था लोटे की तरह, ठीक है। कलश को उठाकर लोटे की तरह नहाता था। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा करो एवं हंसो मस। हाँ बस, मतलब हंस रहा था बस। और सुन, बहू जी से दड़ी मांगला। किससे? बहू जी से दड़ी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से आया है वही चादर लेकर आना है। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज पोसो। किसको? मेज पोसो ठीक करते हैं, मतलब मेज के ऊपर का जो कपड़ा होता है उसको ठीक करते हैं। एक झाड़ से गुलदस्ता को साफ करते हैं, झाड़ने वाले से गुलदस्ता को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की, अच्छा वो लोग उस समय तख्त लाते हैं उठा उठा कर, ठीक है। एक तरफ वो उठाए थे, एक तरफ नौकर उठाया था। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। अब घर की मालकिन प्रेमा आती है। कौन आती है? प्रेमा। दंदुमी रंग की, छोटा कद था उनका। चेहरे पर आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं, उस काम को छोड़ कर आ रही है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब, रामस्वरूप। बाबू साहब का नाम था रामस्वरूप। तो रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में आई हूं मैं। रामस्वरूप, धोती ये किसने मांगा? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए धोती मांग रहे हो। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगा किसने? प्रेमा, यही तो कहा था ना रतन से। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कान में डांट लगी है क्या? मतलब खोट घुस गया है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहां से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं, उल्लू के पट्टे, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उनमें से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यही तो रखती है, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी है तो जाओ उसको बिछाओ। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में, बीबी जी के कौन? छोटी बच्ची जो मतलब लड़की थी, तो बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दड़ी बिछाते हैं, मतलब तख्त पर कपड़ा बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुझे फुलाए पड़ी है। मतलब वो तुम्हारी जो लाडली बेटी है मुंह फुलाए पड़ी है किधर? रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ? किस मर्ज की दवा हो?
जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये भी पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते हैं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री, एक किताब होता था स्त्री सुबोधनी, पढ़ ली बस। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें है कि तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं भैया, देख लो आप। राम स्वरूप ग्रामोफोन बजा रहा है ना, ग्रामोफोन बजा रहा है ना। प्रेमा, क्यों? ग्रामोफोन एक पहले होता था टेप रिकॉर्डर, मतलब गाना बजता था उसको, तो ग्रामोफोन बज रहा है ना। राम स्वरूप दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक सकते हैं। और ग्रामोफोन का मतलब ये देखो क्या बोलना चाहते हैं, एक जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसको एक बार चलाकर रोका जा सकता है, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, परमात्मा का बनाया हुआ है रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा दो रुकने का नाम नहीं। मतलब एक बार औरतें बोलना चालू कर देती हैं तो वह बक 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 उनका खत्म नहीं होता है। और एक आदमी का बनाया हुआ टेप रिकॉर्डर तुरंत बंद हो जाता है, जब चाहे जब बंद किया जा सकता है। अबे प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टम के भला कौन पूछता है? ये एकदम सवाल पूछ रही थी। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर, मतलब आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। कुछ भी कहे तो आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं बाज आ गई तुम्हारी इस लाडली से, लड़की से। अब तुम ही समझो। राम स्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है। राम स्वरूप बोलते हैं कि राम स्वरूप, ना जाने इस कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चल रहा है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंटर पास करा दो, उसके बाद से लड़की की शादी करवा दो। इंटर पास लड़की अपने हाथ रहती है, इतनी परेशानी न उठानी पड़ी। पर तुम तो सुधरोगे नहीं, तुम तो मानोगे नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। राम स्वरूप बात काटकर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है? कल ही यह बात बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, सब जिस तरह सोचा गया है उस तरह होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने पर तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को कैसे हो तैयार कर लेना, उमा को जैसे हो तैयार कर लेना, ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ही ना। रतन का आना आ गया, रतन का आना आ गया, रतन इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ दो जरा उधर से, मतलब चद्दर बिछाते हैं वहां पर बाजा रख के। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है, और टोस्ट भी है, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। राम स्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? क्यों नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आता है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम तो ठीक वक्त पर कोई बात सुझाती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाएगा कि यहाँ का काम करेगा? दफ्तर के चपरासी से कहना था आने के लिए, सो नखरों के मारे नहीं बोला। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है,
बाजा सितार आ ही गया है। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना। इतने देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी ही तो हैं, ज्यादा थोड़े हैं। राम स्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा लड़का। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, मतलब ठीक से आए, लड़की के जैसे आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभ्य सोसाइटी से आते हैं और सभ्य सोसाइटी में रहते भी हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा और लड़का, राम स्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, मेडिकल करता है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इस लड़कों और मतलब अपना है, मैं तो इस लड़कों को और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता है कि ये भी क्या जानते हमारे बारे में। रतन कौन था? रतन नौकर का नाम था, ठीक है, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी चिल्लाया। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ये प्रेमा, अपनी पत्नी को। वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तुम यही खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर से जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे एक बाजे से अटक जाती है। एक बाजा था जिससे उसकी धोती, मतलब उसकी साड़ी अटक जाती है। प्रेमा, उफ, यह बाजा वह नीचे ही रह गया है, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रख दूंगा, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। कमारों पर दस्तखत मतलब कोई आ गया। रामस्वरूप, हाँ आइए आइए, हाँ आइए, मतलब हंसते हुए बोला है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है, मतलब एकदम थोड़ा सभ्य पुरुष है। उनका लड़का कुछ खिस निपोरने वाले नौजवान में से है, मतलब उनका लड़का थोड़ा नया जमाने का है। आवाज पतले हैं और सिसियाहट भारी। आवाज पतले हैं लेकिन सिसियाता है तो थोड़ा भारी हो जाता है। झुकी कमर इसकी खासियत है। लड़के के झुकी कमर उसकी खासियत है। रामस्वरूप अपना दोनों हाथ मलते हुए, हाँ, इधर तशरीफ रखिए। बाबू साहब, बाबू गोपाल प्रसाद जो थे, मतलब वो लड़के का बाप, बैठता है, मगर बेत गिरा पड़ा है। बेत कौन सा? उनका डंडा। रामस्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए, मैं रख देता हूँ। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? गोपाल प्रसाद, नहीं, टांगे वाला जानता था, फिर हमें लोगों को तो आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ दी है। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है ना, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। रामस्वरूप, हाँ, हंसते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों से घसीटने लगे, ठीक है, हम तो आपके ही सेवक हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखाबित होकर, मतलब लड़के की तरफ देखकर, कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी है? शंकर,
जी छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है, वीकेंड में आया हूँ, मतलब साप्ताहिक छुट्टी पर आया हूँ। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, एक आध साल तो होता ही है। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर एक साल बीमार हो गया था। मतलब गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मतलब खा जाते थे, मगर फिर भी रात के खाने के समय बैठते तो वैसा ही भूख लगता था। रामस्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी, 1 पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी, मतलब 4 पैसे में 8 पूरी हो जाती थी कचौड़ी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले 2 आज आने की हजम कर देने की ताकत भी थी अकेले उस जमाने में। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह, अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, कबड्डी वगैरह भी। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था और ना ही कोई टेनिस, उस समय तो कबड्डी होता था। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि लड़का कमजोर है, कोई नहीं कहता था। शंकर और राम स्वरूप शीशे निपोड़ते हैं, क्या करते हैं, सॉरी शीशे नहीं खीसे निपोड़ते हैं, मतलब पुरानी बातों को निचोड़ते हैं यहाँ पे। राम स्वरूप, जी हाँ, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हाँ, मतलब शर्माते हुए हंसते हुए। गोपाल प्रसाद जोशीला आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठ जाए तो 12 घंटे तक बैठे चले जाते थे पढ़ने के लिए। जनाब मैं सच कहता हूँ, उस जमाने में मैट्रिक भी उस अंग्रेजी लिखता था, मतलब उस जमाने में मैट्रिक भी वह अंग्रेजी, मैट्रिक करने वाला लड़का लड़की भी वो अंग्रेजी लिखता था, फराटेदार बोलता था कि आजकल के एमए बीए के मुकाबले नहीं कर पाएंगे, आजकल के एमए बीए के लड़के भी मुकाबले नहीं कर पाएंगे। राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो सही बात है। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की बात याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, मतलब अपने को संभालना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप, हाँ ये तो बात है, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी कहीं कहीं कहता है, चाहे करता भी है, शंकर भी कुछ कुछ तो कर ही लेता होगा। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। गोपाल प्रसाद बोलते हैं बिजनेस की बातचीत हो जाए, बिजनेस मतलब शादी की बातचीत हो जाए। इसके बाद राम स्वरूप 34 नंबर पेज से पढ़ेंगे अगले भाग में, भाग नंबर 2 में, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करेंगे और आगे बढ़ने के लिए आप हमारी मदद करते रहेंगे, क्योंकि हम आपके लिए और से ज्यादा बेहतर कर पाए, ठीक है। आप जो भी सजेशन देंगे, सलाह देंगे, कमेंट कीजिएगा, उसका 24 घंटा के अंदर में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा।